हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, 11 मित्र जो है किसी स्टेडियम की पहली पंक्ति में बैठकर मैच देख रहे हैं। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर कितने मित्र हैं। 11 मित्र हैं। 1 2 3 4 11 मित्र हो गया। ये लेफ्ट और राइट हो गया। अगर कुछ भी मान लेते हैं नहीं दिया हुआ है तो हम समझ लेंगे कि सभी मित्र जो है पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए हैं और मेरा लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टी पी के बाईं ओर तथा जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो हम पी कहाँ से बैठाएंगे इसमें तो पता नहीं, इसलिए इसको नोट करके अलग से लिख लेंगे। टी जो है पी के ठीक बाईं ओर, यानी कि पी के बाईं ओर कौन है? टी है। तथा जेड की दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तथा किसके लिए है? टी के लिए, यानी टी जो है जेड की दाईं ओर है तीसरे स्थान पर। टी जो है जेड की दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी कि मान लेते हैं जेड है। इसके बीच में दो लोग बैठे हुए हैं और टी यहाँ पर है और पी यहाँ पर हो गया। फिर कह रहा है बी, वी और एन का निकटतम पड़ोसी है। वी जो है बी और एन का निकटतम पड़ोसी है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन या बी लिख सकते हैं। फिर क्या कर रहा है, बी क्यू का, और एक इसमें स्टेटमेंट दिया है कि वी जो है एस की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। वी जो है एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है वी, यानी कि एस का जो है बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन हो गया? वी हो गया। यानी बीच में कितना हो गया? दो गो हो गया। और कह रहा है कि बी जो है क्यू के किसी एक छोर पर है, यानी क्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। क्यू जो किसी एक छोर पर है, ठीक है, यहाँ भी क्यू हो सकता है और यहाँ भी क्यू हो सकता है। फिर से स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, बी जो है क्यू जो किसी एक छोर पर है कि दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी बी क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू अगर हम यहाँ देंगे तो मेरा दाईं और इस साइड तो नहीं लेंगे, क्यू कहाँ देंगे? यहाँ देंगे, ठीक है, क्यू यहाँ पर दे दिए। फिर क्या कर रहा है कि दूसरे स्थान पर 1 और 2 बी यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है, बी यहाँ पर बैठा दिए। अब इस स्टेटमेंट इन दोनों में से किसी एक को लेके देखते हैं। क्यू यहाँ पर दे देते हैं, दो दो लेके चलना पड़ेगा। बी यहाँ भी दे देते हैं। अब क्या करेंगे, एक को यहाँ बैठाएंगे, एक को यहाँ बैठाएंगे। अब मान लो बी वी एन ले लेते हैं, बी वी एन ले लिए, ठीक है। तो ये हमको दो लेने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वी और एन के बीच में हमको अगर इधर देंगे तो एन मेरा यहाँ तो आएगा ही नहीं, इसलिए एक ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा करेक्ट है, वी वी एन। अगर ये लेंगे तो एन मेरा तो इस साइड बैठेगा ही नहीं, इसलिए ये वाला लेके चलेंगे। अब क्या, वी और एस के बीच में दो लोग बैठे हैं, अगर इधर देंगे दो लोग तो एस यहाँ नहीं बैठा सकते, तो यहाँ एक और दो एस मान लेते हैं, यहाँ मेरा बैठा देते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि जेड और टी के बीच में दो लोग हैं, फिर पी है। तो मान लेते हैं पी अगर हम यहाँ बैठाते हैं, 1 2 3 4, पी मेरा मान लेते हैं हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक, पी टी, फिर दो लोग हो गया, जेड हम यहाँ बैठा सकते हैं। अगर मान लेते हैं पी अगर यहाँ बैठाएंगे तो जेड मेरा यहाँ आने लगेगा, इसलिए गलत होगा। इसलिए ये जो मेरा जैसा अरेंजमेंट किया हुआ है ये बिल्कुल सही है। अब क्या नेक्स्ट क्या कर रहा है, आर जो है पी के ठीक दाईं ओर, पी के ठीक दाईं ओर आर कहाँ हो गया? यहाँ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, और पी जो है ओ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, और पी ओ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, यानी ओ यहाँ देंगे, ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी 1 और 2, यानी हो गया। तो बच गया कौन? डब्लू बच गया, ठीक है। तो ये मेरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। और इसका सही आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति पंक्ति के केंद्र में बैठा हुआ है। पंक्ति के केंद्र में बैठा, टोटल 11 लोग हैं, तो 5 लोग इधर से साइड कर देते हैं, 5 लोग इधर से साइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 लोग इधर साइड कर दिए, 5 लोग इधर से, यानी केंद्र में कौन हो गया? जेड हो गया, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि इंगित करें कि कौन सी आकृति तीनों के बीच के संबंध का अच्छा प्रतिनिधित्व करती है। फलिया, बीज, मटर और राजमा। हम देखते हैं कि ये मटर और राजमा, मटर हो गया और राजमा हो गया, दोनों जो है एक बीज के रूप में क्या करता है? कवर के अंदर रहता है। तो इसलिए
ये दोनों, ये जो होता है यानी इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सबसे सटीक आंसर होगा और सही आंसर होगा। ये जो है एक कैटेगरी हो गया, ये फलिया बीज क्या हो गया, एक बड़ा सा कैटेगरी हो गया, और उसके अंदर जो है मटर और राजमा दोनों आते हैं। मटर और राजमा क्या है, दोनों बीज हैं, इसलिए इसको फलिया बीज के बोले जाते हैं। इसलिए फलिया बीज जो है ये कैटेगरी हो गया, और मटर और राजमा इसके अंदर दो क्या हो गए, वस्तु हो गए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, इज करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें जो है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि सभी पर्वतीय स्थलों पर सूर्यास्त बिंदु होता है। तो सभी पर्वतीय स्थलों पर जो है सूर्यास्त बिंदु होता है, और x एक पर्वतीय स्थल है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि x एक सूर्यास्त बिंदु है। बिल्कुल सही है, क्योंकि चूंकि x एक पर्वतीय स्थल है और ऊपर वाले इस कथन में कहा गया है कि सभी पर्वतीय स्थल सूर्यास्त बिंदु होता है, तो x भी क्या होता है, सूर्यास्त बिंदु है। ठीक है, तो मेरा पहला वाला जो निष्कर्ष है, फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है निष्कर्ष में कि पर्वतीय स्थलों के अलावा अन्य स्थलों का भी सूर्यास्त बिंदु नहीं होता है। यहाँ पर पर्वतीय स्टेटमेंट में जो है, कथन में सिर्फ पर्वतीय स्थलों के बारे में दिया गया है, कुछ अन्य के बारे में नहीं दिया गया है। इसलिए जो कथन में दिया गया बस उतना के बारे में डिस्कस करेंगे, अन्य के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट में नहीं दिया गया, इसलिए हम ये गलत है, हमको नहीं मालूम है। तो पहला वाला जो है वो सही है। तो हम ऑप्शन जो होगा एक, केवल एक निष्कर्ष सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इसको अगर डायग्राम से बनाना चाहेंगे तो इस तरह हम देख सकते हैं कि पर्वतीय स्थल है, सभी पर्वतीय स्थल जो है सूर्यास्त बिंदु होता है, सभी पर्वतीय स्थल जो है सूर्यास्त बिंदु होता है। और x एक पर्वतीय स्थल है, तो x किस में आ जाएगा, इसके अंदर x आ जाएगा, पर्वतीय स्थल के अंदर x आ जाएगा। x एक पर्वतीय स्थल है, तो हम कह सकते हैं x क्या होता है, एक सूर्यास्त बिंदु भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए। इस त्रिभुज में कितने आकृति हैं वो हमको निकालना है। तो हम देख रहे हैं, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज यहाँ पर हो गया, यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, तीन, और एक त्रिभुज यहाँ वाला। तो यहाँ पर कितना हो गया, चार त्रिभुज हो गया, यानी कि 4 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, अब आप देख लो, इस अगर टोटल को ले लेंगे, इस अगर टोटल को ले लेंगे यहाँ से, तो एक त्रिभुज यहाँ से हो गया टोटल मिला के, और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज यहाँ हो गया और एक त्रिभुज बड़ा वाला हो गया, यानी कि दो त्रिभुज यहाँ हो गया। नेक्स्ट अगर इसको लेंगे, ये वाले को, तो एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक हो गया, और त्रिभुज एक बड़ा वाला हो गया, फिर दो हो गया। ठीक है, फिर ये बड़ा वाला एक ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो गया, एक हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अगर हम ये बड़ा वाले को ले लेंगे इधर से इधर बड़े वाले को, तो यहाँ भी एक मेरा ट्रायंगल हो गया, यानी एक हो गया। ये टोटल कितना हो गया, 4 to 6 to 8 + 1 9 + 1 10। टोटल जो है मेरा कितना ट्रायंगल हो गया, टोटल ट्रायंगल कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गए शब्दों को क्रम में व्यवस्थित करें जिनमें वे शब्दकोश होते हैं। तो सब इन देखते हैं कि एच ए कॉमन है। ठीक है, तो एच ए कॉमन है, तो कौन जो है शब्दकोश में पहले आता है हमको पता नहीं, तो एच ए छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि एन हो गया, आई हो गया, एन हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इन सभी में एन हो गया, आई हो गया, फिर एन हो गया, बी और सी में कौन पहले आता है, बी सबसे पहले आता है, तो 4 नंबर पहले हो गया। ठीक है, 4 नंबर पहले आ गया। फिर नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, बी के बाद कौन सा आता है, सी आता है, फिर कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा, 4 के बाद 5 आ गया। फिर इसके बाद कौन हो गया, बी और सी, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, एन एन है, आई है, तो एन आई वाला पहले आएगा, फिर 2 नंबर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, अब देखते हैं इन दोनों में क्या हो जाता है, एन कॉमन है तो एन को भी छोड़ देते हैं। एन के बाद देखते हैं डी है तो डी को भी छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं आर और एस, आर और एस में कौन सा हो गया, आर वाला पहले हो जाएगा, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 वाला, यानी 4 5 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा कौन सा, सी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। मान लेते हैं ये 5 व्यक्ति है। ठीक है, 1
5 व्यक्ति बैठा है, चूंकि सभी नॉर्थ की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो लेफ्ट ये ले लेंगे और राइट मेरा क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे। ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। ठीक है, इसमें हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट का जरूरत ये बताने नहीं पड़ रहा है कि इन पांचों में बीच में कौन बैठा हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है सी और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो हम यहाँ तो नहीं बता सकते, इसको नोट कर लेते हैं। सी और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। फिर दूसरा क्या है कि फिर वहीं पर स्टेटमेंट कह रहा है कि सी जो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, यानी सी जो है यहाँ पर है, दाएं छोर से दूसरे 1 और 2 दूसरे स्थान पर। फिर दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है ए जो है बी के दाईं ओर बैठता है लेकिन अंत में नहीं बैठता है, ए मेरा यहां भी नहीं होगा और ए मेरा यहां भी नहीं होगा। और अगर इस स्टेटमेंट को लें, बी के दाईं ओर कौन है, ए है, तो बी कहाँ होगा, सी और बी के बीच में क्या है, एक व्यक्ति है, इधर तो नहीं दे सकते हैं, सी और बी यहां पर दे सकते हैं, इसलिए इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी के दाईं ओर एक व्यक्ति बैठता है, ए यहां पर है। ठीक है, इससे पता चल गया, अगर पहला स्टेटमेंट की बात करें और दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो पहला और दूसरा से ही पता चल गया कि बीच में मेरा कौन बैठता है। तीसरा हमको जाने की जरूरत है, तो थर्ड स्टेटमेंट का यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है, यानी ऑप्शन जो होगा कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा कि थर्ड स्टेटमेंट मेरा निरर्थक है, इसका कोई भी काम नहीं है। पहला और दूसरा से मेरा ये पता चल गया कि मध्य में कौन बैठता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से एक कथन के आगे दो निष्कर्ष है। तो कथन यहाँ पर दिया गया है कि वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। तो कथन में ये कहा गया है कि परिश्रम व्यक्ति जो है गरीब हो ही नहीं सकता है, ये सही है। ठीक है, उसके आधार पर पूर्वानुमान दिया गया है कि बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं, जबकि ये कथन में कहा गया है कि परिश्रमी लोग गरीब नहीं हो सकते हैं। तो ये मेरा पहला जो कथन है, जो पूर्वानुमान है, जिसको हम एज्यूमेंट बोलते हैं, एजम्पशन बोलते हैं, वो बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं, ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में दिया गया है कि परिश्रमी लोग गरीब हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए। और इसके जस्ट कॉन्ट्रारी यानी कि जस्ट उल्टा जो है पहला एजम्पशन में दिया है, इसलिए गलत है। दूसरा एजम्पशन में ये कहा गया है पूर्वानुमान में कि बहुत अधिक आलसी लोग भी अमीर हो सकते हैं, ये हकीकत में हो सकता है, लेकिन कथन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए ये सही नहीं है, गलत है। इसलिए ऑप्शन जो है कोई इनमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा, नाइदर वन नॉर टू करेक्ट। नो तो पहला एजम्पशन पूर्वानुमान, नो तो दूसरा पूर्वानुमान सही है, दोनों मेरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन तड़ित चालक, जिस तरह बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है तड़ित चालक से संबंधित है, उसी तरह रॉन्टजेन जो है किससे संबंधित है। हमको मालूम है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है तड़ित चालक का उपयोग करके ही बिजली का आविष्कार किया था। उसी तरह जो है रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया था, एक्सरे का आविष्कार किया था, इसलिए ऑप्शन जो है ए क्या है, करेक्ट है।